दोस्तों 24 मार्च सन 2024 को यानी कि इसी साल दिल्ली के बगल ही एक इलाका पड़ता है द्वारका। और इसी द्वारका का एक थाना पड़ता है हरिदास नगर। हरिदास नगर में सुबह सुबह करीब 10 बजे का समय रहा होगा। हरिदासपुर थाने में एक महिला पहुंचती है और जब महिला पहुंचती है तो काफी तेजी तेजी से रोना चिल्लाना शुरू करती है। अब चूंकि पुलिस वाले जो लोग रात में गश्त पर गए थे उन लोगों की भी नींद में खलल पड़ता है। और जब वो काफी तेजी तेजी से चिल्लाना शुरू करती है तो जो पुलिस वाले उस समय रात की गश्त पर नहीं गए थे, अपनी ड्यूटी पर सुबह सुबह थाने पर पहुंचे थे, उनको बहुत अचंभा होता है और वो लोग कहते हैं कि मैडम क्या बात है, आप इतना चिल्ला क्यों रही हो, आखिर मैटर क्या है, आखिर मामला क्या है। तो वह महिला अपना नाम ज्योति बताती है और कहती है कि साहब मेरा एक भाई है जिसका नाम रवि है। और साहब रवि आज 24 मार्च 2024 हो गया, आज से करीब 20 दिन पहले यानी कि 5 मार्च 2024 से न घर पे आया है। उसको मैंने काफी खोजा भी ना, काफी उसकी खोजबीन की, लेकिन उसका साहब कोई अता पता नहीं चल पाया। और साहब पता नहीं वो किस जगह चला गया है कि साहब वो आने का नाम नहीं ले रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है बैठो, क्या आपने इस 20 दिन के अंदर कहीं पे किसी थाने में उसकी गुमशुदगी की यानी कि खो जाने की रिपोर्ट या एफआईआर दर्ज करवाई है। तब ये महिला ज्योति कहती है कि नहीं साहब हम तो ऐसा कुछ नहीं किए हैं, अब आप बताइए क्या करना है। तो थाने वाले कहते हैं कि ऐसा है कि आप एक एफआईआर दर्ज करवाइए। अब ज्योति अपने भाई की एफआईआर दर्ज करवाने के पहले पुलिस वाले उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर रवि कौन है। तो वो कहती है कि साहब रवि मेरा सगा भाई है। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि रवि कहाँ रहता था। तो वो कहती है कि साहब यही दिल्ली के बगल ही, इसी द्वारका के कुछ दूर पर ही, यानी कि जहां पे उसकी बहन ज्योति रहती थी, जो एफआईआर दर्ज कराने गई थी थाने में हरिदास नगर के, उसका एक बड़ा भाई और उसकी भाभी रहती थी। बड़े भाई का नाम दीपक होता है और दीपक की पत्नी का नाम सीमा उर्फ रिंकू होता है। पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है आपकी एफआईआर दर्ज कर लेंगे, पर एक बार हमें आपके भाई से, जो आपके बड़े भाई हैं, और भाभी से पूछताछ करने दीजिए, हमें रात भर की मोहलत दीजिए। अब मरता क्या न करता, ज्योति कहती है कि ठीक है साहब हम अगले दिन आके एफआईआर दर्ज करा देंगे। अब पुलिस वाले ज्योति से उसके बड़े भाई दीपक और उसकी भाभी सीमा उर्फ रिंकू का पता लेते हैं जहां पे ये लोग रह रहे थे। पुलिस वाले अगले दिन वहां पे पहुंचते हैं। अगले दिन पहुंचने के बाद जब उसके घर पे दरवाजा खुलवाया जाता है उसके बड़े भाई दीपक का, दीपक जैसे ही निकलता है, सामने चूंकि पुलिस अपने वर्दी में खड़ी थी, 2 दरोगा 1 सिपाही, देखकर वो हक्का बक्का हो जाता है। अब दीपक पुलिस वाले से पूछता है कि साहब बताइए आप लोग कैसे। अब पुलिस वाले कहते हैं कि हम लोग ऐसे आए हैं कि आपकी बहन है ज्योति, आप जानते हैं। तो वो कहता है कि हाँ साहब मेरी तो सगी बहन है, बताइए क्या हुआ। तो पुलिस वाले कहते हैं कि कुछ नहीं, कल वो आपका कोई छोटा भाई है रवि, उसकी गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करवाने गई थी। तो वो कहता है कि साहब हाँ मेरा भाई है, पर वो साहब गुमशुदा नहीं है, वो कहीं खोया नहीं है, वो तो अभी जिंदा है। तो वो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई तुम्हें कैसे पता है कि वो अभी जिंदा है। अचानक दीपक को हटाते हुए एक महिला आती है पीछे से, दीपक की वाइफ सीमा उर्फ रिंकू। सीमा उर्फ रिंकू कहती है पुलिस वालों से कि साहब ये मेरी व्हाट्सएप चैटिंग है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, साहब आप देख लीजिए। अभी कल रात में भी उसने अपने बड़े भाई दीपक को मैसेज किया है और मैं तो उसकी भाभी हूँ, हमारे यहाँ ही रहता है, साहब देखिए। अब पुलिस वाले उस चैटिंग को, व्हाट्सएप चैटिंग को, इंस्टाग्राम चैटिंग को बाकायदा देखते हैं। पुलिस वालों को पूरी चैटिंग देखने के बाद लगता है कि कहीं किसी खुन्नस की वजह से, कहीं किसी गुस्से की वजह से हो सकता है कि रवि कहीं चला गया हो। लेकिन जो चैटिंग थी उसको देखने के बाद पुलिस वालों को लग रहा था कि इस पूरे मामले में कहीं कोई झोल नहीं है, कोई लोचा नहीं है। लेकिन इसी मामले में एक इतना बड़ा लोचा निकल कर आया जो वाकई में हैरान कर देने वाला है। और पुलिस ने जब इस पूरे
मामले की तहकीकात अंदर तक घुस कर की, तो जो पूरा मामला निकल कर आया वो वास्तव में रिश्तों की अहमियत को कलंकित करने वाला और कहीं ना कहीं से इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाला है। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूं, वास्तव में ये समाज को जागरूक करने वाली कहानी है। तो आपसे मेरा विनम्र अनुरोध कि कहानी को पूरा सुनकर जाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लाल बेल आइकन की बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपको जागरूक करने के लिए, आपको सजग करने के लिए ऐसी क्राइम की कहानी अपने चैनल पर अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले उन लोगों के नाम जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर हमें प्राप्त हुआ था, जिनका सपोर्ट हमें प्राप्त हुआ था, और आपसे भी ये उम्मीद रहेगी कि आप अपना प्यारा सा कमेंट हमें जरूर भेजेंगे और आप पूरी कहानी सुनकर जाएंगे, ताकि मैं, अगर आप अपना कमेंट प्यारा सा देते हैं तो अगली कहानी में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। और आप कहानी में जब कमेंट किया करिए तो कम से कम ये बता दीजिए कि आप कहानी किस राज्य से, किस जिले से, किस प्रदेश से, किस इलाके से, किस मोहल्ले से सुन रहे थे। दोस्तों, बिना समय जाया किए कहानी उन लोगों का नाम लेते हैं जिनका प्यारा सा कमेंट हमें पिछली कहानी पर प्राप्त हुआ था। उनके नाम है समय नारायण यादव है कोलकाता से, संतोष कुमार हैं रामराज यादव हैं दलपतपुर प्रयागराज से, विनय पटेल हैं, घनश्याम सिंह हैं, विश्वजीत चौहान हैं, नितेश कनौजिया हैं गोरखपुर उत्तर प्रदेश से, श्रवण कुमार हैं भिठाई हरदोई उत्तर प्रदेश। श्रवण जी, आपका कमेंट और प्यार और सपोर्ट हमें लगातार ऐसे मिलता रहे, मैं यही उम्मीद बनाकर रखूंगा। तो दोस्तों, बिना देरी के कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से कहानी को छोड़ कर आए थे। अब जब पुलिस चैटिंग पढ़ लेती है तो वापस थाने पर चली आती है। थाने पे आने के बाद एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अब अगले दिन ज्योति फिर से पहुंचती है। ज्योति कहती है कि साहब, क्या कार्रवाई हुई? तो पुलिस वाले बताते हैं कि मैं तुम्हारे भाई और भाभी के पास गया था। उनका जो उत्तर था, जो उन्होंने बताया, उसको सुनकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके भाई के साथ कोई अनहोनी हुई है या किसी रंजिश बस या किसी भी कारण से उसको किडनैप किया गया है या उसको पकड़ लिया गया है। तो आप परेशान मत होइए, कुछ दिन का इंतजार कर लीजिए। अब ज्योति कुछ दिन इंतजार करने लगती है। जैसे तैसे 10 दिन बीत जाता है और 10 दिन तक जब फिर रवि का कोई अता पता नहीं चलता है तो वो सीधा द्वारका के पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचती है। अब जब पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास पहुंचती है तो पुलिस के बड़े अधिकारी सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं कि क्या आपने इसकी इत्तला, क्या आपने इसकी सूचना थाने पर दी? तब ज्योति कहती है कि साहब, मैं गई थी लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब पुलिस के अधिकारी तुरंत ही उस थाने को, यानी कि हरदास नगर के थाने के अध्यक्ष को, एसएचओ को फोन करते हैं, पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। अब जब चूंकि पुलिस के बड़े अधिकारी का फोन एसएचओ के पास आता है तो एसएचओ के भी कान में जू रेंगती है कि यार, ये मामला जो है वो बढ़ जाएगा। मामला उच्चाधिकारियों तक, बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया है, इसलिए हमें इस केस में अब इन्वेस्टिगेशन और जांच करनी होगी। पुलिस के पास कोई ऐसा सुराग नहीं था या कोई ऐसा मोहरा नहीं था जिसके वजह से पूरे घटनाक्रम की जानकारी मिल पाती और ये पता चल पाता कि रवि आखिर कहां गया है। पुलिस अब सबसे पहले उस सोसाइटी में जाती है, दीपक के घर जाती है। दीपक के घर के आसपास, क्योंकि दीपक जिस घर में रह रहा था उस घर में कोई कैमरा नहीं लगा था, लेकिन दीपक के घर के बगल ही एक कैमरा लगा था। उस कैमरे को पुलिस बारीकी से जांच करती है तो 5 तारीख 2024 तक, यानी कि 5 मार्च 2024 तक शाम तक रवि दीपक के घर से निकलता हुआ नजर आता है। अब पुलिस एक चीज कंफर्म हो जाती है कि चाहे जो भी हो, 5 मार्च 2024 तक रवि यहीं पर था। उसके आगे की फुटेज में रवि फिर कभी भी उन कैमरों में नजर नहीं आया। पुलिस को एक चीज और कंफर्म हो गई कि रवि 5 मार्च लास्ट बार इस कैमरे में देखा गया, उसके बाद आज तक नहीं नजर आया। अब पुलिस अपना दूसरा पहलू पकड़ती है। पुलिस उसके मोबाइल नंबर की, रवि का जो फोन था उस मोबाइल नंबर की नेविगेशन निकालती है, लोकेशन निकालती है। तो पता चलता है 5 मार्च 2024 को जब वो दीपक यानी अपने बड़े भाई के घर से निकला था और बगल में सीसीटीवी कैमरे में उसका
बाकायदा फुटेज आया था। उस फुटेज के बाद से उसके मोबाइल की लोकेशन लगातार 5 मार्च 2024 से 13 मार्च 2024 तक कि 8-5-13 यानी कि 8 दिन तक लगातार उसका मोबाइल दीपक के घर पर ही एक्टिव था। अब पुलिस सोचती है कि एक व्यक्ति 8 दिन तक अपने बड़े भाई के घर में रहा, उसकी मोबाइल यहां पर थी और उसने बाकायदा चैटिंग भी उस डेट की है। अच्छा, पुलिस ने फिर से दोबारा से चैटिंग चेक की थी तो 5 मार्च के बाद लगातार ही रोज की चैटिंग थी। अब पुलिस सोचती है कि एक भाई जो रवि था, जो गुम हुआ है, वो लगातार चैटिंग जब घर में ही है तो क्यों करेगा। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि अगर उसने चैटिंग की भी तो सीमा उर्फ रिंकू यानी कि भाभी और उसका भाई दीपक दोनों को बताना चाहिए था कि हमारा भाई यही है। लेकिन ये लोग भी कह रहे हैं कि साहब 5 तारीख को वो गया, फिर वापस नहीं आया, वो कहां है ये नहीं पता है, बस वो चैटिंग में कह रहा है कि मैं जहां हूं सकुशल हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं, मुझे कोई समस्या नहीं है और मैं ठीक ठाक हूं, मुझे जल्दी ही किसी मिशन पर हूं, जल्दी किसी काम को करने हैं, वो काम करके जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। अब पुलिस इन दोनों पहलुओं को पकड़कर बड़ा हैरान और परेशान होती है। अब पुलिस को कुछ नहीं सूझता है। पुलिस उसके आखिरी नंबर की कॉल डिटेल चेक करती है तो उस आखिरी नंबर में एक नंबर डायल हो था और उस नंबर से कॉल भी आई थी। वो नंबर वहीं के बगल के ही एक पड़ोसी नीरज सहरावत का होता है। अब पुलिस नीरज सहरावत को थाने बुलाती है, पूछती है कि हाँ भाई तुम्हारी क्या बातचीत हुई। अब कहता है कि साहब मेरी कोई बातचीत नहीं, वो तो मेरा मित्र है, बस ऐसे हाल चाल के लिए बात हुई थी, आप देख लीजिए 2-3 मिनट तक बात हुई थी। पुलिस कहता है ठीक है। अब नीरज सहरावत को पुलिस छोड़ देती है। अब पुलिस 1-2 दिन तक और जांच करती है। जब पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता है तब पुलिस नीरज सहरावत के नंबर की कॉल डिटेल की जांच करती है। अब पुलिस जब नीरज सहरावत के नंबर की कॉल डिटेल की जांच करती है तो नीरज सहरावत के मोबाइल नंबर में एक नंबर ऐसा मिलता है जो कि रवि के मोबाइल की कॉल डिटेल में भी लगातार मिल रहा था। वो नंबर किसी और का नहीं होता है, वो नंबर होता है रवि के बड़े भाई दीपक की पत्नी सीमा उर्फ रिंकू का। अब पुलिस का संदेह यकीन में बदल जाता है। पुलिस सीधा सीमा को थाने बुलाती है। थाने बुलाने के बाद सीमा से पूछताछ करती है तो सीमा कहती है कि साहब हमारे घर के बगल के हैं, हमारी इनसे बात होती है, इसमें क्या बुराई है, मैं गलत तो नहीं हूं, मेरा चरित्र तो गलत नहीं है। वो उल्टा पुलिस के ऊपर ही लांछन लगाने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब जानते हैं आप कि पुलिस अगर सही से तहकीकात करती है और सही से किसी मामले की जांच करे तो 7 परत जमीन के नीचे भी कोई मुजरिम छुपा हो तो उसके निकालने की हैसियत रखती है पुलिस, बशर्ते उसे अपनी असली रूप में आने की देरी रहती है। पुलिस को ये लग रहा था कि नीरज सहरावत और सीमा उर्फ रिंकू यानी कि दीपक की पत्नी रवि की भाभी जो कुछ बयां कर रहे हैं, इन दोनों के बयान में कुछ न कुछ है, इनके चेहरे की रौनक बता रही कुछ न कुछ गलत है। अब पुलिस सीधा सीमा उर्फ रिंकू यानी भाभी की और उसके तथाकथित जो पड़ोसी था नीरज सहरावत के दोनों नंबरों की कॉल डिटेल निकालती है और फिर रवि के नंबरों की कॉल डिटेल और मैपिंग लोकेशन तीनों नंबरों को निकालती है। तो पता चलता है कि 20 मार्च 2024 के बाद इन तीनों नंबरों की लोकेशन उत्तर प्रदेश के एक जिले में थी और तीनों नंबर एक साथ ही वहां पर एक्टिव थे। लेकिन फिर उसके बाद 12 घंटे बाद ये तीनों नंबर फिर से द्वारका में एक्टिव हो गए। लेकिन 12 घंटे बाद ये तीनों नंबर फिर से द्वारका में एक्टिव हो गए। अब पुलिस का शक एकदम तीर निशाने पर लग रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। अगर तीनों नंबर एक्टिव थे और तीनों नंबर अब भी द्वारका में एक्टिव हैं, 2 नंबर के मालिक यहां पे हैं यानी कि जिनका जिनका मोबाइल नंबर एक्टिव है, लेकिन तीसरा फोन की लोकेशन अगर यहां पे अभी एक्टिव है तो व्यक्ति कहां गया। कहीं ना कहीं सीमा और नीरज सहरावत का इसमें हाथ जरूर है।
अब पुलिस दोबारा से सीमा और नीरज सहरावत को बुलाती है और बारीकी से पूछताछ करती है, लेकिन ये लोग कुछ बयां करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब पुलिस सीमा और रिंकू सहरावत को महिला पुलिस को सौंपती है और नीरज सहरावत को जेंट्स पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। फिर इन दोनों की ढंग से सेवा की जाती है थाने में। ढंग से सेवा करने के बाद जब नीरज सहरावत को लगता है कि ये पुलिस वाले हैं, जब तक मैं पूरी घटना की जानकारी इन्हें नहीं दे दूंगा तब तक ये मेरी सेवा ऐसे लगातार करते रहेंगे। फिर नीरज सहरावत बता देता है कि दरअसल साहब, हमने ही सीमा उर्फ रिंकू, जो कि मेरी प्रेमिका है, उसके कहने पर उसके देवर रवि की हत्या की और हत्या करके उत्तर प्रदेश के जिले के एक नहर में, बहते हुए नहर में उसकी लाश को फेंक दिया। अब फेंक दिया। सीमा से जब पूछा जाता है, सीमा पहले पुलिस को घुमाती है, लेकिन जब सीमा से बताया जाता है कि दरअसल नीरज सहरावत ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और अब कुशल इसी में है कि आप भी अपना जुर्म कबूल कर लो, आपके लिए और आपकी शरीर के लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा, नहीं तो महिला पुलिस लगातार आपकी मसाज ऐसे करती रहेगी। अब सीमा और रिंकू को लगता है कि उसका दांव उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि नीरज ने पूरी बातें पुलिस के सामने कबूल ली है। अब वो भी पूरी बातों को कबूलती है। पुलिस वाले जब उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बताती है कि साहब, दरअसल मैं नीरज से प्यार करने लगी थी और मैं नीरज से शादी करना चाहती थी। यही नहीं, मैं अपने पति दीपक को रास्ते से हटाना चाहती थी, नीरज के साथ मिलकर उसकी हत्या करना चाहती थी। लेकिन ये बातें दीपक को नहीं पता थी कि मैं नीरज के संबंध में हूं, नीरज सहरावत से प्यार करने लगी हूं। ये बातें मेरे देवर रवि को पता चल गई थी और रवि बीच में बाधक बन रहा था हम दोनों को प्यार करने में, हम दोनों को एक होने में, हम दोनों के मिलने में रवि बाधक बन रहा था और मेरे पति को ये सब बातें नहीं पता थी। लेकिन उसने ही आकर अपने बड़े भाई दीपक यानी मेरे पति को एक दिन बता दिया था, जिससे मेरे पति बहुत गुस्सा हो गए थे। और दूसरी बात ये थी साहब कि नीरज के नाम पिताजी के खत्म होने के बाद, यानी कि मेरे ससुर जी के खत्म होने के बाद, कुछ पैतृक जमीन थी जिसने उसे 2-3 महीने पहले 20 लाख में बेचा था, तो मैंने उससे 5 लाख रुपए उधार भी लिया था। अब वो 5 लाख रुपए देने के लिए दबाव बना रहा था कि मेरा पैसा वापस करो, मेरा पैसा वापस करो। तो साहब, मुझे एक आइडिया सूझा, मुझे एक विचार नजर आया, एक रास्ता नजर आया कि अगर हम रवि को रास्ते से हटा देते हैं तो इधर नीरज सहरावत से हमारे संबंध अच्छे हो जाएंगे और नीरज सहरावत के साथ हम अपना जीवन यापन करने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपना नया घर बसा लेंगे दीपक को छोड़कर, और दूसरा 5 लाख रुपए भी मुझे नहीं देने पड़ेंगे अपने देवर रवि को। ये सब सोचकर साहब कहा अपने प्रेमी नीरज से कि नीरज, रवि को कैसे भी अपने चंगुल में फंसाओ। और फिर नीरज और रवि की दोस्ती हो गई और नीरज ने एक दिन रवि से कहा कि रवि, हरिद्वार घूमने चलना है, चलोगे? रवि तुरंत ही तैयार हो गया। अब हम रवि को अपनी गाड़ी में बैठाए और फिर ले गए। हमने उत्तर प्रदेश के एक नहर के पास जब सुनसान जगह देखी तो वहां पे गोली मार दी। गोली मारने के बाद उसका शव उसी नहर में फेंक दिया। नहर में फेंकने के बाद हम लोग वापस आ गए, लेकिन साहब ये नहीं पता था कि पुलिस हमें खोज लेगी, पुलिस हमें पकड़ लेगी। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि भाई कहाँ फेंकी थी वो जगह बताओ। अब नीरज और सीमा और रिंकू दोनों उस नहर के पास ले जाते हैं, लेकिन मामला काफी दिन का हो चुका था, इसलिए पुलिस एनडीआरएफ की टीम लोकल गोताखोरों को, बहुत सारे लोगों को लगाती है, लेकिन बॉडी का कहीं अता पता नहीं चलता है। फिर पुलिस उस नहर के, जहां तक वो नहर गई थी, उस नहर के अगल बगल के जो थाने हैं वहां पर रिपोर्ट देकर पता करवाती है, तो पता चलता है एक थाने में काफी दिन पहले, यानी कि जबकि ये घटना है जब से गायब हुआ था उसके 4-5-7 दिन बाद, एक डेड बॉडी मिली थी। उस कपड़े, पर्स और बहुत सारे कागज जो उसके पॉकेट में थे वो बरामद हुए थे, लेकिन पुलिस काफी दिन तक उस शव को रखकर इंतजार करती रही कि शायद कोई आ जाए, लेकिन जब कोई नहीं आया तो पुलिस ने उस शव को अनजान में डालकर उसका क्रियाक्रम कर दिया, दाह संस्कार कर दिया। अब पुलिस नीरज सहरावत, सीमा और रिंकू को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है।
अब आप समझिए दोनों की आशिकी अंदर कैसे चलेगी। आदमी को इतना बदल गया है इंसान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, एक छोटी सी हवस को बुताने के लिए अपने रिश्तों की अहमियत को, एक समय ऐसा होता था जब एक भाभी को देवर माँ की तरह देखता था और भाभी अपने देवर को बेटे की तरह देखती थी। लेकिन दोस्तों समय कितना बदल गया है आप देख ही रहे हैं, रोज नए नए कांड आ रहे हैं और हम आपके लिए ऐसे कहानियां इसलिए लाते हैं कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख नाक कान सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी सच्ची कहानी, जिसको सुनाने का उद्देश्य वास्तव में आपको सतर्क करना, जागरूक करना और अलर्ट करना था। फिलहाल आपको पूरी कहानी के बारे में क्या कहना है, आप नीरज सहरावत, सीमा और रिंकू, दीपक और रवि के बारे में क्या कहना चाहते हैं, अपने दिल की राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई सचेत करने वाली क्राइम की सच्ची कहानी के साथ आपको जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।